जय हिंद। सूचना पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म 2022 और 23 की आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर की तरफ से। और कानपुर में स्थित है ये यूनिवर्सिटी जिसका नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी CSJMU कानपुर, शॉर्ट में इसको बोला जाता है और आप सभी इसको जानते हैं। लास्ट ईयर भी इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर 7-8 वीडियो बनाए थे, क्योंकि बहुत ही उलझा हुआ इसका एडमिशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर इंटरव्यू और समऑप्सिस तक। उन सभी की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर परिस्थितियाँ कोविड को लेकर और लॉकडाउन के कारण अधिकांश काम काज ऑनलाइन हुआ था 90%, लेकिन इस बार एप्लीकेशन फॉर्म और फीस ऑनलाइन है, बाकी सब कुछ ऑफलाइन माध्यम से होगा। ये अच्छी खबर मैंने आपको एडवांस में इसीलिए दे दी ताकि आपको अब लगे वीडियो देखना चाहिए तो देख लीजिएगा। पहली बात, किस विषय में कितनी सीट है, अभी तक वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, तो कमेंट करके आप हमसे भी नहीं पूछेंगे कि लास्ट किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। दूसरी बात, 25 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की, इस बात का ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि आप मुस्कुराइए कि आप कानपुर में हैं। तो SC ST कैंडिडेट जो भी होंगे और अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी में PhD के आवेदन के लिए, उनको जो फ़ीस देनी होगी वो है 1500 रुपये। और जो बच्चे PWD कैटेगरी हैं उनको भी 1500 रुपये देने होंगे नामांकन की फ़ीस। जो बच्चे OBC हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, AWS है, जर्नल है, उनको देने होंगे 2500 रुपये। ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरी बात, एक फ़ीस और है जो सवाल उठता है, बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम PhD करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से या फिर इसी यूनिवर्सिटी से तो एक साल की फ़ीस कितनी होगी, एनुअल फ़ीस। तो इसमें दिया है यूनिवर्सिटी ने, और ये बहुत अच्छी खबर है। 25,000 रुपये एक साल की फ़ीस देनी है आपको, यदि आप PWD SC और ST कैटेगरी में आते हैं या आती हैं। यदि आप OBC और जर्नल EWS कैटेगरी में या किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आपको देने होंगे 25 नहीं, केवल 35,000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं ना, कोई बात नहीं। दूसरी खबर पर चलते हैं। कुछ बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है और कुछ बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट नहीं दी गई है। उस वाले पॉइंट को आगे बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बात और कही गई है इसमें कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे या भर देंगे, क्योंकि लास्ट डेट मैंने आपको बताई ना 25 अप्रैल है, लेकिन 28 अप्रैल तक आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी को डिपार्टमेंट ईमेल के माध्यम से या बाय पोस्ट के माध्यम से भी भेजना होगा। ठीक है, 28 अप्रैल 2022 तक। इसमें एक पॉइंट लिखा है कि मैं पढ़ देता हूँ, दी हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शुड रीच ऑन बिफोर 28 अप्रैल 2020। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, और ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से मतलब यही है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे उस वक्त आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएं उनको लगा दीजिएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का एक एक कॉपी यानी कि फ़ोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस स्लिप की कॉपी आपको एक लिफाफे में बंद करके A4 साइज़ में बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में भेजना होगा 28 अप्रैल तक। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। एक और बात, फीस मैंने आपको बता दी, सीट है नहीं, और 25 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की और फीस को सबमिट करने की। लेकिन अगर आप 28 अप्रैल तक फॉर्म को बाय पोस्ट नहीं भेजते हैं या नहीं पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। पाठ्यक्रम सिलेबस, किस सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम क्या होगा, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि आपको UGC का पढ़ना है या UGC में CSIR का पढ़ना है, कंफर्म नहीं है। आपको GATE का पढ़ना है या
SRB का पढ़ना है ना। जो बच्चे खासकर पैथोलॉजी के हैं, सॉइल साइंस के हैं, है ना, उनको अलग पढ़ना पड़ता है। आप लॉ के हैं तो आपको कैलकुलेट पढ़ना है। तो किस बच्चे को क्या पढ़ना है उसका एक PDF फाइल का लिंक दिया है 3 पेज का, जिसका लिंक आपको हम दे देंगे। उस लिंक को ध्यान से ओपन कीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम देखिएगा, उसके सामने आप अपना सब्जेक्ट का सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या सिलेबस होगा, उसका लिंक दिया है। मैंने नहीं, कानपुर विश्वविद्यालय की इस यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो अपना सिलेबस आप लोग देख लेंगे। एग्ज़ाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, इसको लेकर मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, ये आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। आप जो रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे या सबमिट करेंगे वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, इसका जवाब भी आपको यूनिवर्सिटी ही देगी। आप सिनॉप्सिस के बाद जो इंटरव्यू देंगे वह हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या बाइलिंगुअल में होगा, इसका भी जवाब आपको यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है। और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं इसका जवाब भी आपको यूनिवर्सिटी देगी। यदि मेरे पास जवाब आ जाता है किसी माध्यम से तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, प्रॉस्पेक्टर का लिंक, वेबसाइट का लिंक हम आपको दे देंगे। अब कुछ और ज़रूरी नियम सुन लीजिए और एग्ज़ाम का पैटर्न आगे बताएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट आपको बता देते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में PhD की फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सीटें नहीं पता है, सब्जेक्ट मालूम है। जैसे कि पेज नंबर पहला है प्रॉस्पेक्टर का, 5 पेज का प्रॉस्पेक्टर है बस, ठीक है। सब्जेक्ट है इसमें A से शुरू करते हैं Z तक है। A मतलब एग्रीकल्चरल, Z मतलब जूलॉजी। बीच में आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, नहीं लगा बताते हैं। आपको नहीं देखेंगे, स्क्रीन को देखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजा जाएंगे हम लोग। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एटमोकोलॉजी और एग्री इकोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन एंड टीचिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, टीचिंग नहीं है, एजुकेशन ट्रेनिंग एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। एक सब्जेक्ट और है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रांडिंग। फिर है ज्योग्राफी, उसके बाद हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर लिखा है, हिंदी नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कानून यानी कि लॉ यानी कि विधि, लॉ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन, जो बच्चे एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड एजुकेशन के हैं, वो सभी बच्चे इस सब्जेक्ट में अप्लाई ज़रूर करिएगा, जिसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन, ठीक है। एक सब्जेक्ट और है लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के बाद है मेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूज़िक, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन, योगा, ठीक है। ये अलग अलग सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन अलग सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन योगा अलग सब्जेक्ट है, एजुकेशन अलग सब्जेक्ट है। कंफर्म कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और हम आप सभी तो भारत में हैं। और सब्जेक्ट है, थक गए, पानी पी लीजिए या 2 बूंद पोलियो का पी लीजिए। फिजिक्स, उसके बाद है फिलॉसफी, प्लांट पैथोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल साइंस, स्टैटिक्स, उर्दू एंड जूलॉजी। एक सब्जेक्ट और छूट गया है, आई थिंक साइथोग्राफी है या पैथोग्राफी है, ठीक है। आप लोग उसको देख लेंगे। ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, सीटें मत पूछिएगा बस, कि मालूम नहीं है। कुछ और ज़रूरी बातें आप लोग समझ लीजिए इस बात को। यदि आप PG पास कर चुके हैं 100% आवेदन कर दीजिएगा। यदि आप PG का अंतिम सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आवेदन कर दीजिएगा। यदि आप PG के 3 सेमेस्टर को पास कर चुके हैं लेकिन 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इस महीने के लास्ट में या अगले महीने होने वाला है, तो भी आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप नेट और JRF क्वालिफाई नहीं हैं तो भी आवेदन कर दीजिएगा, और यदि हैं तो भी आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। आवेदन कर, क्योंकि आपको जब मालूम नहीं, कई बच्चे पूछते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया है MA का तो क्या करें,
मैंने बताया ना, रिजल्ट नहीं आया है आवेदन कर सकते हैं, पेपर दे चुके हैं रिजल्ट नहीं आया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम होने वाला है इस महीने या अगले महीने 4th सेम का तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 50% ग्रेजुएशन में और 55% मास्टर्स में आपके नंबर होने चाहिए। कैटेगरी वालों को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूपी की है, और यदि आप यूपी के बाहर के रहने वाले हैं तो आप यदि मान लीजिए यूपी के रहने वाले नहीं हैं और आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं और आप वहाँ एससी कैटेगरी में हैं या फिर आप एसटी कैटेगरी में हैं, तो आप यदि यूपी में फॉर्म भरेंगे तो आप एससी एसटी में नहीं जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, तो फीस और सुविधाएं आपको जनरल कैटेगरी की मिलेंगी, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, खुश रहिए, चिल रहिए ब्रो। आगे कहाँ थे? हाँ, परसेंटेज आपको बता दिया। MCQ मल्टीपल चॉइस माध्यम के आपको सवाल पूछे जाएंगे 100। एक सवाल के 4 जवाब, गलत जवाब के 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट करके आप तो नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है प्रवेश परीक्षा में, जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, CBT मोड पर ही होगा, उम्मीद तो यही है, नहीं तो OMR भी हो सकता है, लेकिन MCQ माध्यम से सवाल आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है। 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 50% क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी के होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और ज़रूरी बात, जो यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टर ने क्लियर कट कह दी है कि प्रवेश परीक्षा पास करने पर यदि आपके 50% नंबर नहीं आए पहले पेपर में और 50% नंबर नहीं आए दूसरे पेपर में, तो आप प्रवेश परीक्षा को अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। इसको और समझिए, यदि आपके पहले पेपर में मान लीजिए 40% नंबर ठीक है, दूसरे पेपर में आपके 70% नंबर ठीक है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। यदि आपके पहले में मान लीजिए 80% क्वेश्चन सही हैं, दूसरे पेपर में आपके 30% क्वेश्चन सही हैं, तो भी आप अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। यानी कि दोनों ही परीक्षाओं में जो पासिंग मार्क्स रखा गया है OBC और जर्नल के लिए 50% वह होना चाहिए, कैटेगरी वालों के लिए 45% होना चाहिए, दोनों पेपरों में मिला के। इस बात को भी सरल शब्दों में आपको समझाया है, उतनी ही सरलता से आप समझिएगा। समझने में तकलीफ हो तो सरल और सभ्य सभ्य भाषा में सवाल जवाब पूछ लीजिएगा। बंगाली कैसी लगी हमारे बाबू आपको? चलिए कुछ और बताते हैं। एग्जाम्टेड का आपको नहीं बताया है। देखिए, आपको लगेगा मैं इतना लंबा चौड़ा वीडियो काहे बनाता हूँ। 1 मिनट में 60 खबरें दिखाना या देखने का मन है ना आपका, तो न्यूज़ चैनल देखिए। यूट्यूब अगर मेरा देखना है, हम बात शुरू से करते आए हैं दार्शनिक दृष्टिकोण से, फिलॉसफिकल तरीके से, ताकि आपको कमेंट बॉक्स में सवाल ही ना करना पड़े। इसलिए डिटेल में यहाँ सुन लेंगे, फॉर्म भरते वक्त दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन प्रोसेस में आप लोगों को। ठीक है, हाँ, एग्जाम्प्टेड का जिनको एग्जाम्शन नहीं दिया गया है पहले वो सुनेंगे। जिनको एग्जाम्शन नहीं दिया गया है प्रवेश परीक्षा से, वो कौन होंगे सुन लीजिए। यदि आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, परमानेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं, परमानेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन आप करना चाहते हैं PhD, तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ठीक है, और यदि आप इस टीचिंग जॉब को किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी अफिलिएटेड कॉलेज में, किसी एसोसिएट यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ठीक है, लेकिन आपको 10% का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, यदि आप फुल टाइम माध्यम से कहीं टीचिंग करते हैं और वह टीचिंग यदि सेल्फ फाइनेंस है किसी यूनिवर्सिटी से, किसी अफिलिएटेड कॉलेजेस से, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और यहाँ पर भी आपको 10% का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? और ऐसे कौन बच्चे हैं जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, यानी कि जो एग्जाम्प्टेड नहीं है? जिन बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया है, वो जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने स्लेट क्वालिफाई किया है, इन बच्चों को भी एग्जामिनेशन नहीं दिया गया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन इन क्वालिफाई वाले बच्चों को भी 10% का वेटेज दिया जाएगा और ये वेटेज आपकी पूरे एकेडमिक स्कोर के आधार पर होगा। जैसे कि कई यूनिवर्सिटी में होता है कि जो बच्चे नेट पास होते हैं उनको 5% या 7% का वेटेज होता है, जो JRF क्वालिफाई होते हैं उनको 10% या 15% का वेटेज होता है ना, ये होता है ना, आप सभी जानते होंगे। इसी प्रकार का वेटेज आपको दिया जाएगा एडमिशन प्रोसेस के अंतर्गत। ठीक है,
जिनको एग्जामिशन दिया गया है वो कौन है वो भी सुन लीजिए। एग्जामिशन कैटेगरी में NRI यानी कि जो भी नॉन रिलायबल इंडियन हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, भारत के बाहर के हैं, उन सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। GOI का जो भी नियम है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। और किसको रखा गया है एग्जाम्प्टेड, उसको भी सुन लीजिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई फेलोशिप, स्कॉलरशिप या एसोसिएटशिप प्राप्त कर रखी है, जैसे कि यदि आपने UGC JRF, CSIR JRF, गेट GAT MHRD स्कॉलरशिप प्राप्त करी है। एक मैंने गेट नीचे बताया था, लेकिन ये वाला गेट का मतलब है गेट MHRD स्कॉलरशिप यदि है तो आप एग्जाम्प्टेड है। टीचर्स फेलोशिप है तो आप एग्जाम्प्टेड हैं। यदि आप DBT, ICMR, ICAR, DST इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं तो भी आप एग्जाम्प्टेड हैं। यदि आप DST, WOS और इसी के इक्वल कोई नेशनल लेवल फेलोशिप होल्डर है, ठीक है, तो भी आपको एग्जाम्पशन दिया गया है। इसके अलावा यदि आप किसी सेना में हैं और आपको जॉब करते करते 15 या उससे अधिक का समय हो गया है तो भी आपको एग्जाम्पशन दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। जैसे कि यदि आपने आर्मी में से सेवा दी है, नेवी में दी है, एयरफोर्स में दी है, यानी कि डिफेंस के जो ये सेक्टर है, और आप किसी प्रकार के रैंक पर काम करते हैं या रिटायर हो चुके हैं या कर रहे हैं तो भी और अगर 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है या उतना है तो आपको एंट्रेंस नहीं देना है, आपको एग्जामिनेशन दिया गया है। ठीक है, जो भी मैंने आपको जानकारी दी अच्छी लगी बुरी लगी मुझे नहीं पता, हमारा काम था जानकारी देना। ज़रूरी लिंक प्रोस्पेक्टर हम आपको दे देंगे, वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। और अपना पहले ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। 25 अप्रैल लास्ट डेट है, तो लगभग आपके पास 3 वीक का समय है और 28 अप्रैल तक बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट को भेज दीजिएगा। कोई बात हमसे छूट गई हो, रह गई हो, कमेंट करके आप हमें याद दिला दीजिएगा, क्योंकि हम भूले भटके हुए लोग हैं, भूले बिसरे देश में हैं, अपने अपने अस्तित्व की तलाश में। मिलते हैं आपसे एक और एप्लीकेशन फॉर्म के अपडेट को लेकर। उत्तर प्रदेश का ही है, PhD का फॉर्म आया है, उसकी करेंगे बातचीत अगले वीडियो में। या फिर किस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और कोई और आपकी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलें, जय हिंद।